सबसे पहले घोसी के नतीजों से न सिर्फ दारा सिंह चौहान बल्कि ओम प्रकाश राजभर के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। कई बड़ी उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए इन दोनों ही नेताओं को घोसी की जनता ने खारिज कर दिया। घोसी के नतीजे ओम प्रकाश राजभर के बड़े बड़े दावों के बिल्कुल उलट रहे और दारा सिंह चौहान भी ग्राउंड टेस्ट में फेल हो गए। सवाल यही कि आखिर अब इन दोनों नेताओं का क्या होगा। ओम प्रकाश राजभर के सामने तो सिर्फ गठबंधन की मोलतोल में मुश्किल ही है, लेकिन दारा सिंह चौहान तो सियासी हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। दारा राजभर के भविष्य पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में हाशिए पर क्या जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल। दारा सिंह राजभर का क्या होगा, ये भी एक सवाल। घोसी के टेस्ट में फेल हो गए, राजभर के साथ ऐसा लगता है कि खेल हो गया। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से मिली हार दारा सिंह चौहान ही नहीं, सुसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए भी बड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री पद छोड़कर एसपी में आए दारा सिंह चौहान विधायक बने, लेकिन करीब 14 महीने में ही एसपी से मोहभंग हो गया और उन्हें फिर से बीजेपी में मंत्री पद की आस दिखाई देने लगी है। हालांकि घोसी में करारी हार झेलने के बाद दारा सिंह चौहान की आस टूटती दिख रही है और साथ ही चुनाव में बड़े दावे करने वाले ओपी राजभर की भी राजनीतिक भविष्य संकट में दिख रहा है। घोसी चुनाव को एसपी और एसबी-एसपी के बीच बताने वाले राजभर का दावा था कि बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान को एक और मौका देने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि राजभर की भी जमीनी पकड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों लगा दारा राजभर को झटका? बार बार दल बदलना भारी पड़ा, जमीनी सियासत की अनदेखी भारी पड़ी, एसपी उम्मीदवार को कम आंकने की गलती, राजभर निषाद वोट बैंक पर ज्यादा रहा फोकस, घोसी में ओबीसी वोट की नहीं हो सकी गोलबंदी। ऐसा है, विपक्ष को कहने दीजिए, चुनाव हारे जाते हैं जीते जाते हैं, मगर मैं बता सकता हूं जनता का पूरा आशीर्वाद है और 2024 का जो चुनाव होगा इतिहास रचा जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। 43 गांव था, 43 गांव में 40 गांव में मैंने 60 से 80% वोट डलवाया हूँ, रिकॉर्ड मेरे पास है। 3 गांव में जो मैं हारा हूँ अपने निषादों के, वो निषाद जो भाजपा में रहने वाले एक निषाद नेता के दिन है कि जो जाकर वहाँ कह दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसके वजह से उन लोगों ने 3 गाँव। मैं अपने 43 गांव की बात करता हूँ। चुनाव जो होता है देश में, ये हार जीत का। नतीजे से पहले ओम प्रकाश राजभर को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। इसी दम पर वो न सिर्फ बड़े बड़े दावों के साथ एसपी पर भी तीखे प्रहार कर रहे थे। बीजेपी खेमे में खबरें थी कि चुनाव जीते तो दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इस हार ने न सिर्फ दारा सिंह चौहान का सपना तोड़ दिया, बल्कि ओपी राजभर के लिए भी गठबंधन की मोलतोल को मुश्किल कर दिया है। दारा राजभर का क्या होगा? हार से साफ है दारा सिंह ने जमीनी पकड़ खोई। दारा सिंह को कोई पद मिलने की संभावना नहीं। ओपी राजभर की मंत्री पद के दावे पर भी सवाल। हार के बाद गठबंधन में मोलतोल मुश्किल होगी। दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर सवाल। कैसे हारे कैसे जीते उसकी समीक्षा करेंगे, पार्टी करेगी। जो सपा अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमेशा जब हारता, कल ये चुप है, लेकिन हारता है तो भारत निर्वाचन आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। बीजेपी छोड़कर एसपी में आए और चुनाव लड़ा तो घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान पर भरोसा जताया था, लेकिन जो पार्टी छोड़कर दारा आए थे वो महज 14 महीने के भीतर फिर उसी दल में पहुंच गए। शायद यही वजह है कि घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और राजभर की भी दल बदल पॉलिटिक्स और जमीनी पकड़ के अति अविश्वास वाले दावे दोनों नेता के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और घोसी की जीत के बाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता दिख रहा है, बल्कि शिवपाल यादव की अगुवाई की भी तारीफ हो रही है।
घोसी में 3 हफ्तों तक ग्राउंड जीरो पर डटकर प्रचार और कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर घर घर वोटों की अपील। शिवपाल ने एसपी को जिताने के लिए हर दांव आजमाया। हालांकि जीत के बाद उन्होंने इसका क्रेडिट लेने से भी परहेज किया। आखिर कैसे शिवपाल ने एसपी को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, देखिए ये रिपोर्ट। घोसी के नतीजों से न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है, बल्कि शिवपाल यादव की अगुवाई में लड़ी गई इस लड़ाई का श्रेय भी उन्हीं को जा रहा है। शिवपाल यादव की सियासी करिश्मों के दावों को बीते वक्त की बात मानने वालों को भी महसूस हुआ है कि वो अभी भी जीत की बिसात बिछाने का दमखम रखते हैं। तो उन्हीं से डायलॉग्स लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शिवपाल की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। लखनऊ में घोसी की जीत पर शिवपाल यादव को टाइगर की उपाधि दे दी गई है। दरअसल लखनऊ में लगे पोस्टर्स पर शिवपाल यादव के साथ टाइगर जिंदा है और भतीजे को हराने से पहले चाचा को हराना होगा जैसे संवाद लिखे हैं। हालांकि घोसी में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने वाले शिवपाल ने इस जीत को अपनी जीत जैसा महसूस भी नहीं होने दिया, जो उनकी सियासी परिपक्वता को जाहिर करता है। घोसी में शिवपाल की प्लानिंग ने एसपी को दिलाई जीत। शिवपाल ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर सियासी बिसात बिछाई। उम्मीदवार चुनने में शिवपाल को तरजीह से मिला फायदा। घोसी में 3 हफ्तों से ज्यादा शिवपाल यादव ने कैंप किया। शिवपाल के कहने पर अखिलेश इस बार प्रचार में आए। मैनपुरी चुनाव में भी शिवपाल की मेहनत से जीत का मार्जिन बढ़ा था। इन तमाम तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता है कि शिवपाल यादव की ही एक्स्ट्रा एफर्ट का नतीजा है कि घोसी में साइकिल विजय पथ पर चल पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवपाल यादव की तारीफों वाले इन पोस्टर्स पर क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आपको सुनाते हैं। हार की समीक्षा पार्टी करेगी और निश्चित तौर से हम लोकसभा मऊ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां जीतेगा। अभी उपचुनाव में थोड़ा हम लोगों को भी अति आत्मविश्वास था, जिसके कारण जरूर हारे हैं, लेकिन हार को जीत में बदलने में देर नहीं लगता। कोई मतलब नहीं है। पर एक पोस्टर लगा है जिसमें शिवपाल जी के लिखा है टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं अच्छी तरह, सच्चाई प्रदेशी जनता जानती है। उधर संजय, निषाद और राजभर का क्या कहना है, ये भी सुनिए। और कमेंट करने के अलावा समाजवादी पार्टी के पास क्या बचा, क्योंकि जनता ने धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को जो है अपने आप उसको कह रखा है कि कहाँ कितना है। 2017, 2022 आपने देखा, 2014, 2017, 2022 जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसकी वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी धारा आप कह सकते हैं। हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। शिवपाल यादव की सियासी प्लानिंग का ही मैजिक है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुशियां मनाने का मौका मिला। हालांकि यहाँ पर भी शिवपाल यादव ने अपनी मेहनत का क्रेडिट पार्टी के अध्यक्ष को ही दिया। मैनपुरी में भी शिवपाल यादव ने न सिर्फ जोरदार मेहनत की थी, बल्कि डिम्पल यादव को और ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल हुई थी। हालांकि 24 की राह कुछ अलग है और शिवपाल का प्लान कितना कारगर साबित होगा, इसका टेस्ट होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ओम प्रकाश राजभर ने जब समाजवादी पार्टी छोड़कर एनडीए में दोबारा एंट्री ली थी, तो उनके एक बार फिर मंत्री बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। हालांकि इसी बीच घोसी की परीक्षा आ गई और ओम प्रकाश राजभर ने बड़े दावे जो किए थे वो फेल हो गए। जनता ने राजभर के दावों को खारिज कर दिया। अब एसपी कभी पोस्टरों के जरिए तो कभी बयानों के तंज से राजभर के मंत्री बनने के सपने पर तीखे हमले करती दिख रही है। हालांकि राजभर को पूरा भरोसा है कि वो मंत्री जरूर बनेंगे। ओपी राजभर का बड़ा दावा है, अब भी मंत्री बनेंगे, ये राजभर कहते हुए नजर आते हैं। विपक्ष के तंज पर तीखा प्रहार भी करते हैं। एनडीए को फैसला लेने का अधिकार है, न कि विपक्ष के नेता को इस तरह से जवाब देते हैं। क्यों नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही दारा सिंह चौहान के साथ ही उनका भी प्राइमरी टेस्ट हो गया। घोसी उपचुनाव से पहले राजभर ने तमाम दावे किए, न सिर्फ समाजवादी पार्टी को हारा हुआ करार दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी बैठ को लेकर अपनी ही पीठ ठोकते रहे।
हालांकि नतीजों के बाद राजभर के दावे भी खारिज हो गए और शायद उनके मंत्री बनने के सपनों पर भी ताला लग गया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और दावा तो वो अब भी लगातार कर रहे हैं। भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फाट जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद से ही एसपी के नेता राजभर को निशाने पर रख रहे हैं। कभी पोस्टर लगाकर उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया जाता है, तो कभी उनकी मंत्री बनने की चाह को लेकर एसपी के लोग तंज कसते हैं। हालांकि राजभर भी ऐसे हमलों पर तीखा पलटवार करते हैं। लेकिन जब बीजेपी के दिग्गज नेताओं से राजभर के मंत्री बनने की संभावना के बारे में पूछने की कोशिश की गई, तो सवाल टालना मजबूरी बन गया। तो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई थी, तो अभी वो गुब्बारे की तरह फूली हुई है। जनता एक कोई स्विच होएगी, हवा निकल जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के सपने का क्या होगा, इसका फैसला तो बीजेपी आलाकमान के जरिए ही होगा। लेकिन ओपी राजभर जिस शिद्दत से इस सवाल के जवाब में विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, उसे देखकर साफ है कि वो हर सूरत में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहते हैं। हालांकि घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद राजभर के हाथ से ये सुनहरा मौका शायद फिसल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मध्य प्रदेश चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब बारी जनता के बीच वादों और दावों की पड़ताल की है। हालांकि मध्य प्रदेश की सियासत थोड़ी अलग है, लेकिन वहां की जनता भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुरीद है। शायद यही वजह है कि देश और दुनिया में लोकप्रिय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड की जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी कमेटी ने आलाकमान से मांग की है कि करीब 20 सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं आयोजित की जाएं। मध्य प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है, सीएम योगी की रैलियों की डिमांड की गई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश बीजेपी कमेटी ने मांग की है 20 सीटों पर सीएम योगी रैली करें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यूपी में एकमत से सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि उनकी स्वीकार्यता देश और दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। बुलडोजर एक्शन हो या फिर माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई या फिर विकास कार्यों को लेकर संजीदगी के साथ तेजी से कठिन और यूपी की तकदीर बदलने वाले फैसले लेना, इन तमाम चीजों ने सीएम योगी को एक राष्ट्रीय नेता की छवि को मजबूत किया है। सीएम योगी न सिर्फ बीजेपी के मुख्य स्टार प्रचारकों में से एक है, बल्कि हिंदी भाषी राज्यों में साथ साथ दक्षिण तक सीएम योगी की प्रचार में डिमांड और असर देखा गया है। मध्य प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं और रैलियों की भारी डिमांड है। मध्य प्रदेश भाजपा की कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की डिमांड की है और बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व को लिखा भी है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब जनता के फैसले की बारी है, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टी जनता तक अपने दावे और वादे दोनों पहुंचाने में लगे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में बीजेपी की तरफ से सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है। दरअसल बुंदेलखंड से सटे हुए मध्य प्रदेश की 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा प्रभाव है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से सटे विधानसभा क्षेत्र और भोपाल के आसपास के तमाम विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की डिमांड मध्य प्रदेश बीजेपी कमेटी ने की है। दुनिया में सनातन मूल्यों की, सनातन संस्कारों की, सनातन सभ्यता की, सनातन सदाशयता की जयकार हो रही है। वो हम G20 की मीटिंग में भी देख रहे हैं
और पूरे देश में जो सनातन मूल्यों के प्रति जिनकी आस्था है, जनता उन्हें स्वीकार कर रही है। इसी आधार पर हमने पाया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड हो रही है। निश्चित रूप से इन मूल्यों पर चलने वालों का जनता उन्हें स्वीकार कर रही है और इसी स्वीकार्यता के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी की वहाँ डिमांड है। निश्चित रूप से वे जाएंगे और वहाँ की जनता को भी देश के लिए और देश के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगे। सीएम योगी इससे पहले भी कई राज्यों में चुनावी प्रचार करने गए और जिन सीटों पर सीएम ने चुनावी प्रचार किया, बीजेपी ने बड़ी संख्या में उन सीटों पर जीत हासिल की। यही वजह है कि सीएम योगी की लोकप्रियता दूसरे राज्यों में भी लगातार बढ़ रही है और तमाम प्रदेशों की जनता सीएम योगी को सुनना चाहती है। ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार रैलियां करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन सीटों में दूसरे राज्यों में रैलियां की, नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। यही वो वजह है कि लगातार जिन राज्यों में चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की भारी डिमांड रहती है। यही वो वजह है कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की भारी डिमांड है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात दुनिया की अगुवाई करने वाले द बॉस भारत की। G20 में नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर ऐतिहासिक सफलता की बात हो या फिर यूएनएससी सदस्यता पर भारत को अमेरिकी समर्थन की, हर तरफ जोरदार सफलता मिली है। ग्लोबल साउथ में भारत की दमदार अगुवाई के साथ ही अफ्रीकन यूनियन का सपना भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से सफल हुआ और दुनिया की महाशक्तियों के बीच भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया। तो भारत में G20 समिट का भव्य आयोजन हुआ। यूएनएससी सदस्यता पर अमेरिका ने भारत का एक बार फिर समर्थन किया। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर ऐतिहासिक सफलता मिली। ग्लोबल साउथ में भारत की अगुवाई, अफ्रीकन यूनियन का सपना पूरा हुआ। बिल्कुल मोदी का मेगा प्लान, G20 में ऐतिहासिक ऐलान। शी जिनपिंग पर भारी मोदी बाइडेन सलमान की यारी। टूटेगा चीन का मकर जाल, IMEEC से दुनिया खुशहाल। IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की। पीएम मोदी का ये एक ही प्रहार शी जिनपिंग के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वो सपना जिसके बूते चीन पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नई दिल्ली में चल रही G20 की बैठक में बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां चीन ने एशिया के देशों को अपने मकड़जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझकर रह गए, वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। आने वाले समय में यह भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अब आपको वो भावी कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जो एशिया की रफ्तार को नया आयाम देगा। भारत से शुरू होकर ये कॉरिडोर UAE, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इसमें रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को
जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट स्थापित करना है। बताया गया कि इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना यूएई, सऊदी अरब सहित पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए भी जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments. इसके साथ ही इस ऐतिहासिक कॉरिडोर में शामिल करने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आभार जताया। يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा को G20 समिट के बीच सबसे ऐतिहासिक लम्हा माना जा रहा है, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत सीधे यूरोप और अमेरिका तक तो पहुंचेगा ही। इसके अलावा इसकी अगली कड़ी में जॉर्डन और इसराइल सहित पूरा मध्य पूर्व हो सकता है, जिसे रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं से जोड़ा जा सकता है। जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन चिढ़ रहा है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कहां से होकर ये कॉरिडोर गुजरेगा और इसका क्या फायदा होगा, इस सब को भी विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कॉरिडोर का रूट क्या है वो देखिए। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी होते हुए अमेरिका तक ये कॉरिडोर जाएगा। अब बात करते हैं इस कॉरिडोर से क्या फायदे होंगे, तो वो भी समझिए। इस कॉरिडोर से एशिया मिडिल ईस्ट के बीच कारोबार बढ़ेगा। तो ये वो फायदे हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 के समापन पर एक ट्वीट किया है उन्होंने, और ट्वीट कर लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समिट अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भाव की सिद्धि में ये समिट मील का पत्थर साबित होगी G20 इंडिया। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहा कि आपके नेतृत्व में ये समिट सफल हुआ। बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र मानवता के लिए एक उज्जवल मार्गदर्शिका बन गया है। भारत के विशेष प्रयासों से अफ्रीकी संघ को प्राप्त G20 की स्थायी सदस्यता इसी सर्वसमावेशी भावना का सुफल है। साथ ही उन्होंने लिखा, भारत की अध्यक्षता में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को G20 के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के साथ अपनाया जाना ऐतिहासिक है। समृद्ध भविष्य के लिए ये सहयोग की भावना के साथ किए गए इन प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार जताया। भोजन, जल, शिक्षा, चिकित्सा, आतंकवाद, अस्थिर अर्थव्यवस्था, अशांति, अविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान भी इसी मंत्र में अंतर्निहित है। विश्व कल्याण के लिए सभी राष्ट्रों को वसुधैव कुटुंबकम दर्शन को आत्मसात कर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना ही होगा। तो इस तरह से ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। एक दो नहीं बल्कि कई ट्वीट उन्होंने किए हैं और G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई दी है।